नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी हैं, उन्होंने सीईटी पीजी के एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दी है, अनाउंसमेंट कर दी है। तो 1 जून से 10 जून के बीच में पीजी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, एंट्रेंस का। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जो हमारी टीम है वो सोचती है कि हाँ, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके हम लोग लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके हम एग्ज़ाम को में अधिकतर क्वालिफाई करने के लिए और उससे भी बढ़ चढ़ कर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ हिंदी लिटरेचर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट पहले भी आ चुका है। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को फिर जो नेक्स्ट पार्ट आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये रचनाओं का विशेष है। जैसे हिंदी लिटरेचर में कई रचनाएं आती हैं, जैसे शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, ऐसे ही कई आते हैं। तो ये हम लोग रचनाओं पे है, ये विशेष पेपर है। और हाँ, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस सीरीज़ के माध्यम से जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और एएमयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या ऐसे ही कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर और पिछले कई ईयर के पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे 6-7 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज का ये पार्ट। ये जैसा कि लिखा है, ये 2018 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गारशा द तासी ने लिखा था इसको फ्रेंच भाषा में, और इसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस कवि की रचना है। तो पद्मावत जायसी जी की रचना है, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, और ये सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हालांकि सूफी काव्यधारा मुल्ला दाऊद से शुरू होता है। वो उसके जो मतलब उनके चंदायन एक रचना है मुल्ला दाऊद जी की, उससे सूफी काव्यधारा की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन जो सूफी काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, और उनकी सबसे प्रमुख रचना पद्मावत है। और तीसरा क्वेश्चन, साहित्य लहरी किस कवि की रचना है। तो ये सूरदास जी की रचना है, जो कि भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं माने जाते हैं, और वात्सल्य रस के भी माने जाते हैं। इनकी तुलना वर्ड्सवर्थ से की गई है। और कई चीज़ है जो कि हम आगे इनके बारे में भी और जानेंगे। तो चौथा जो क्वेश्चन है अपना, भारतेंदु के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका निकलती थी भारतेंदु के संपादकत्व से। हालांकि इन्होंने कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी और भी कई पत्रिकाएं निकाली हैं, और इनके नाटकों के बारे में आगे हम क्वेश्चन में बात करेंगे। और झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी शीर्षक की कविता की रचनाकार ही या कवयित्री हैं। छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है। तो छायावाद की समय सीमा ये आधुनिक काल का दूसरा काव्यधारा है। छायावाद की नहीं, तीसरा है, जिसमें प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद और उनका महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक प्रकृति के सुकुमार कवि जो कि माने जाते हैं, वो हैं। उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, आगे अगर याद आया तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और गोदान उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो गोदान उपन्यास बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है, 1936 में प्रकाशन हुआ था, और इसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कि उपन्यास सम्राट भी माने जाते हैं। वापसी कहानी की लेखिका कौन है। उषा प्रेमवदा जी वापसी कहानी की लेखिका हैं, और ये स्वातंत्र्योत्तर बाद की कहानी है इनकी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसके संस्थापक माने जाते हैं। तो आर्य समाज के, ये हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और हिंदी लिटरेचर में इनका इसलिए नाम आया है क्योंकि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा था। और ये 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, बीजक में किसकी रचनाएं संकलित है। तो कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं। आधुनिक काल को वर्तमान काल के नाम किसने दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को वर्तमान काल का नाम दिया है। और भी आगे आएगा क्वेश्चन कि आधुनिक काल को
अलग अलग मतलब समीक्षकों ने अलग अलग नाम दिया है, वो देखेंगे बाद में। फिर 13वां क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। तो पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसका सही उत्तर है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसका निबंध है? तो हरिशंकर परसाई जी का विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध है। और ये प्रमुख आलोचक या व्यंग्यकार माने जाते हैं हरिशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट पेज पर पहुंच रहे हैं वो। बकरी किसका नाटक है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है बकरी। विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की गीत गोविंद रचना है। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इनमें से कई कवि या लेखक का नाम नहीं जानते होंगे तो ये मैं दावा कर रहा हूँ कि मतलब सीरीज का जो आखिरी पेपर होगा उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप लोग एक एक लेखक के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे, उनकी कम से कम 4-5 रचनाएं और उनके बारे में और कुछ, क्योंकि ये सब मतलब कुछ अलग से नहीं बताया जाएगा, ये पेपर में ही आएगा और उसी के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में, अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ही आएगा। और अभी अगर बताने लगूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव जी की रचना है। ये राधा कृष्ण के भक्ति पर रची है। वो लोग इसे भक्ति पर कहते हैं या अलग अलग आलोचक अलग अलग कहते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अंधेर नगरी क्या है? ये प्रहसन है और इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कल्पना पत्रिका किस नगर से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद से प्रकाशित होती थी कल्पना पत्रिका। आसाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है आसाध्य वीणा। छत्तीसगढ़ी बोली का विकास किससे माना जाता है? अर्धमागधी से माना जाता है। और छत्तीसगढ़ी की 3 बोलियां हैं, एक अर्धमागधी है, बुंदेलखंडी है और एक अवधी है। असुर शब्द का प्रारंभिक अर्थ था अत्याचारी। सुनीता उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। और नरपत नाल किसकी रचना है? तो ये विसलदेव की रचना है। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को देखने के लिए है कि यहाँ जो गुरु लिखा है, मैंने काट कर गुरु लिखा था, तो यहाँ पर शिष्य ही है, क्योंकि कई जगह इनको गुरु मतलब ऐसा माना गया है क्योंकि जो मत्स्येंद्र नाथ थे इनके गुरु थे, मतलब थे तो इनके गोरखनाथ जी के गुरु ही। बट हुआ है कि एक बार श्रीलंका में या कुछ ऐसी दंत कथा या जो भी है, इनको ये खैर नाथ संप्रदाय के से थे गोरखनाथ जी, और ये सिद्ध संप्रदाय से थे। तो कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन आप लोग अगर आएगा तो गुरु पर ही लगाइएगा। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। और छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो भूषण हैं छत्रसाल दशक के, जो कि रीतकालीन वीर काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं भूषण। सबहि नचावत राम गोसाई के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। नेक्स्ट पेज पर पहुंच रहे हैं। 28वां क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की स्मृति की रेखाएं रचना है। और 29वां क्वेश्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्ति। और यहाँ पर जो बाकी और है, पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। और 10 तस्वीरें ये जगदीश चंद्र माथुर जी का शायद नाटक है या जो भी है, आगे पता चल जाएगा। और चीड़ों पर चांदनी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। रामविलास शर्मा की रचना है घर की बात। और इसका जो अलग और भी ऑप्शन दिया गया है, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम जी की रचना है। और यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय जी की रचना है। सहचर है समय रामदरस मिश्र जी की रचना है। कौन लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं जुड़ा है? तो सदा सुखलाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं जुड़े थे। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा उसका आंसर, क्योंकि हो सकता है मुझसे गलत हो गया हो तो सही उत्तर मुझे भी पता चल जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख रहा हूँ, राजा भोज का सपना ये किसकी रचना है? ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ये आधुनिक काल के मतलब शुरुआती लेखक माने जाते हैं। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद हिंद। अब जैसे देखो इनके बारे में दूसरी लाइन में दूसरा प्रश्न आ गया, तो आप लोगों को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में 2 चीज़ पता लगी। एक राजा भोज का सपना के लेखक ये थे, और दूसरा बनारस अखबार भी ये संपादित करते थे। और ऐसे आगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ आएगा।
35वां क्वेश्चन, किसने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया। और कमेंट में बताइएगा कि आदिकाल किसने कहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है। ये अभी मुल्ला दाऊद की बात हो रही थी फर्स्ट क्वेश्चन में शायद, या सेकंड क्वेश्चन में, मतलब सूफी काव्य धारा की। तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, उस समय भी मैंने बताया था। और यहीं से सूफी काव्य धारा की मतलब क्या कहते हैं कि मतलब इन्हीं से शुरुआत हुई, चंदायन से ही। इसे चंदायन को लोरिकहा भी कहा जाता है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। यह किसकी पंक्ति है? तो यह कबीरदास जी की पंक्ति है, जो कि अवतारवाद के विरुद्ध में कही गई है। खैर वो सब हम लोगों को जानने के लिए नहीं है, फिर भी अगर जानकारी हो तो अच्छी बात ही है। अष्टायाम के रचनाकार कौन हैं? नाभादास जी अष्टायाम के रचनाकार हैं। और 39वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? नंददास जी गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और ये जो बाकी 3 लोग हैं, ये हैं विट्ठलनाथ जी के पिताजी के शिष्य हैं। ये जो, खैर वो सब बाद में बताया जाएगा, इस समय मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये अष्टछाप कवि थे या, खैर चलिए आगे, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। 40वां क्वेश्चन, इनमें से कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं है? केशवदास। ये अकबर के दरबारी कवि नहीं है, ये ओरछा नरेश के दरबारी कवि हैं। तंत्रीनाथ कवितरस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। यह रचना है वृंद की, जो कि रीतकालीन कवि हैं। नेक्स्ट पेज पे 42वां क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। यह रचना बिहारी लाल की है, जिन्होंने अपने जो मतलब उनके नरेश थे या उनके जो राजा थे, उनको कुछ नया सीख देने के लिए उन्होंने ये दोहा रचा था। और इसके बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, ऐसा कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूस्यो हंसी हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यह किसकी रचना है या पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। और इसे जो ये है, इसे मुकरी कहते हैं। अमीर खुसरो जी मुकरी के मतलब प्रधान रचनाकार माने जाते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री जी चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। और ये एक तिलस्मी अय्यारी किस्म का उपन्यास है, जो कि उपन्यास का शुरुआती काल था। 45वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड किस शहर से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। और हाँ, मैंने आपने जो अभी कुछ देर पहले ये बोला था कि आदिकाल को आदिकाल किसने नाम दिया, तो आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। और आदिकाल को वीर काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यशोधरा के लेखक। और ये यशोधरा जो उन्होंने लिखा था, ये मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सरस्वती पत्रिका में संपादित कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के प्रत्युत्तर में लिखा था, या उनके मतलब उसमें लिखा था कि उन्होंने प्रेरित किया था, ऐसा कह सकते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। 48वां क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी कुकुरमुत्ता कविता के जो है लेखक हैं और कवि हैं। खैर वो कविता है। प्रेमचंद द्वारा लिखित पुष्प की रात किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है पुष्प की रात। बुढ़ापा निबंध के लेखक पांडे रामबेचन शर्मा उग्र जी हैं। और फिर सेकंड पार्ट में, कुरुक्षेत्र काव्यकृति के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कुरुक्षेत्र के लेखक काव्यकृति की। गीत फरोश के लेखक कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी। और इसकी गीत फरोश की एक लाइन जो कि कई बार कई एग्जाम में पूछी गई है, तो वो ये है कि मैं गीत बेचता हूँ, ऐसा कुछ भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। हालांकि आगे जो पेपर्स आएंगे उसमें होगा ये सब। सांप शीर्षक कविता के लेखक कौन है? अज्ञेय जी सांप कविता के लेखक हैं। और देखते हैं
अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं जो कि संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तमस उपन्यास के रचनाकार हैं भीष्म साहनी जी। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि। और इन्होंने ये ध्यान रखने योग्य है, इन्होंने जो रसों की संख्या बताई थी वो 8 ही बताई थी। इसके आगे बाकी बढ़े हैं वो बाद में बढ़ाए गए हैं कई आचार्यों द्वारा। नवरस तरंग के रचनाकार कौन हैं? बेनी प्रवीण जी नवरस तरंग के रचनाकार हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि भी जो छायावाद का मैंने बताया था कि 4 कवि थे, जिसमें कि 3 के नाम मैंने बताया था और ये चौथा नाम सुमित्रा नंदन पंत जी का है, जो कि उस समय मैंने परिचय दिया था कि प्रकृति के सुकुमार कवि इन्हीं हैं। और अभागी स्त्री शीर्षक रेखा चित्र के रचनाकार हैं, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है अभागी स्त्री। और ये चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए वैद विचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। यह पंक्ति है कबीरदास जी की, जो कि चिंता और इस पर लिखी गई है। बड़े भाई साहब कहानी के रचनाकार हैं, तो प्रेमचंद जी बड़े भाई साहब कहानी के रचनाकार हैं। और 62वां क्वेश्चन है 25 चौका 150 के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक दलित साहित्य के लेखक हैं। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, बिघने को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वीर शीर्षक की कविता इन पंक्तियों से ली गई है। इन लेखक ने लिखी है या दिनकर जी ने लिखी है, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र, और इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला था, भूमिका लिखते समय पूरा इतिहास लिख दिया था हिंदी साहित्य का। और कबीरदास के गुरु का नाम है या माने जाते हैं रामानंद जी, कबीरदास जी के गुरु हैं। उन्होंने कबीरदास जी ने अपने कई कविताओं में रामानंद जी का जिक्र किया भी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? या अवधी भाषा में लिखी गई है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा भी है या चौपाई लिखा गया है, भाषा बद्ध कर बिन सोई मोरे मन प्रबोध अस होई। तो ये भी खैर जानना चाहिए। 67वां क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक का नाम। ये तो सब लोग जानते ही होंगे, मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के लेखक हैं। कफन किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। अलवार और नैनार ये दो भक्ति संप्रदाय दक्षिण भारत में पाई जाती थी। इनमें से कौन सा युग्म अघोष व्यंजन का उदाहरण है? का और खा। इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि और ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा है। इसमें जो अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन में तो पहले का और फिर खा तो सघोष हो जाता है, गा होता है, या का एंड गा होना चाहिए। ऑप्शन कुछ भी है, मुझे ये नहीं लग रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन भी और कुछ दिया नहीं हुआ है, इसलिए का और खा लगाया गया है। का और गा अघोष होते हैं, जबकि खा और घा या फिर ऐसे ही कोई भी जो वर्णमाला है, जैसे का चा टा पा, इसमें भी सब अलग अलग दंतीय व्यंजन। ता पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। और कमेंट में बताइएगा कि सौर सैनी अपभ्रंश से कितनी बोलियाँ निकली हैं या पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियाँ निकली हैं। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा था कि रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पहली ये फ्लैशबैक की कहानी है, जिसमें फ्लैशबैक संबंधित मतलब कथानक फ्लैशबैक है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, नाटक है, आंचलिक नाटक है। नहीं, आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा जी हैं, जो कि आंचलिक उपन्यास है। और सबसे बढ़िया जो मतलब जिसे सबसे शीर्ष उपन्यास माना जाता है आंचलिक में, वो मैला आंचल है, जिसके लेखक अरे वो याद नहीं आ रहा है। मैं हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन में ही आए, तो देख लेंगे आगे। चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा जी हैं चीड़ों पर चांदनी के लेखक। हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार ये रघुवीर सहाय जी की कविता है, जो कि
1970 के दशक में लिखी गई थी, जब शायद इमरजेंसी लगी हुई थी। संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल हैं। इनका धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे उर्फ धूमिल। नेक्स्ट देखते हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अंडे के छिलके के रचयिता कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यशोधरा की है। और अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि यशोधरा के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा के कवि हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? भोपाल में हुआ था। वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हिंदी के किस लेखक का चयन हुआ? किरणा सोबती जी ने ये पाया है। शायद उन्हें 2018 में दिया गया था, लेकिन हो सकता है नॉमिनेट 2017 में ही कर दिया गया था। सृष्टि पर पहरा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह जी। ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं या पुरस्कृत कवि हैं। अवसाद शब्द का अर्थ है दुख। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है सांकृत्यायन शब्द है, राहुल सांकृत्यायन, जो कि यात्रा वृत्तांत के बहुत मतलब प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है, तो बी वाला देखते हैं हम लोग। मुगलों ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। अनेकों नहीं होगा, जब अनेक वैसे ही बहुवचन है तो अनेकों करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बी वाला ही सही। बभ्रुवाहन नाम दोहरे नामक विद्यार्थी सुल्तानपुर का निवासी है। इसमें जो सुल्तानपुर अंडरलाइन किया गया है वो कौन सा मतलब वो है? तो ये स्थानवाचक संज्ञा है। और नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है सूचना। ये हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हल कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो है कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जो कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र करने रहते हैं। और फिर परियोजना का अनुवाद है प्रोजेक्ट। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें शायद टा है, कंफर्म नहीं है मुझे भी, मैं एक बार देख लूँगा। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन ये जो बी वाला ऑप्शन है डा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं कारक। जैसे संज्ञा का शब्द संबंध किसी दूसरे से हम लोग जोड़ते हैं, जैसे राम ने फल तोड़ा, तो फल टूटा कर्म हुआ और राम करता हुआ दोनों का ने जोड़ा। सापेक्ष का विलोम है निरपेक्ष। वर्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पावक। पावक अग्नि होता है, सब लोग जानते होंगे। पावस और वृष्टि बरसात ये सब वर्षा का ही पर्यायवाची है। एहसान न मानने वाला कृतज्ञ होता है और एहसान मानने वाला कृतज्ञ होता है, बी ऑप्शन हो जाता है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट हो जाना। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है बिल्कुल स्वतंत्र होना। और फिर 100 क्वेश्चन है। 100 मतलब द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैव गॉन अप, इसका हिंदी अनुवाद है। ये दिया हुआ है एक हम लोगों में चैप्टर मतलब सिलेबस में है, जो कार्यालयी हिंदी या फिर उसे कहते हैं, हाँ ऐसा ही कुछ है जो, तो इसीलिए दिया हुआ है। सब्जियों के दाम बढ़ गए, इसका जो सी वाला ऑप्शन होगा। तो ये हम लोगों का जो पहला सीरीज हुआ, पहला क्या दूसरा ही हुआ, एक पहला हो चुका है जो कि कुछ दिन पहले किया गया था, लेकिन आज से फिर से शुरुआत किया गया है। अब कोशिश करूँगा कि हर दिन एक नई सीरीज के साथ या नए पेपर के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग लगभग 6500 या फिर 7000 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।